नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सोशियोलॉजी सेमेस्टर 4 एमजे पेपर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये सेशन है दोस्तों, इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि ये जो है सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए है, जिसका सेशन 22 से 26 चल रहा है। इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये जो क्वेश्चंस है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी मेजर पेपर 6 के सभी प्रश्नों को लिया गया है। विद्या गैस में जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया इस बार, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। आपको ऐसे में विद्या गैस खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से सारा क्वेश्चंस को देख सकते हो। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है VVI है, जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षवाद की आलोचनात्मक विवेचना करें। यहाँ पर जो है कॉम्टे होगा, कामटे लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। तो आपको पूछा गया है कि जो कॉम्टे है उनके द्वारा जो प्रतिपादित की गई है प्रत्यक्षवाद, उनके आलोचनात्मक सिद्धांत को बताएं। इसका मतलब क्या है? कॉम्टे कौन था? तो कॉम्टे के बारे में आपको बता दूं कि जो कॉम्टे थे उनको समाजशास्त्र के जन्मदाता यानी समाजशास्त्र के जनक माना जाता है, जिन्होंने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को भी दिया था। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत क्या है? तो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत का मतलब है दोस्तों, कॉम्टे ने यह बताया है कि जो प्रत्यक्षवाद है वही ही विज्ञान है, यानी इन्होंने प्रत्यक्षवाद को ही विज्ञान कहा है। जिस प्रकार से विज्ञान है उसी प्रकार से प्रत्यक्षवाद भी है। तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद और विज्ञान को एक ही माना है। तो इस प्रकार से कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षवाद को आपको आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। तो ये क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको करके ही जाना है। दूसरा जो क्वेश्चंस है वो है हार्वर्ड स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांतों की व्याख्या करें। यानी हार्वर्ड स्पेंसर के जो सामाजिक द्विकास सिद्धांत था उनके बारे में आपको पूछा गया है। हार्वर्ड स्पेंसर कौन थे? तो हार्वर्ड स्पेंसर के बारे में कहा जाता है कि यह जो है एक इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे। इंग्लैंड के जो है यह एक विचारक थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को दिया था। इनके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे पुस्तकों को लिखा था सामाजिक सिद्धांतों से संबंधित, लेकिन 19वीं शताब्दी में यानी कि 1850 के आसपास इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था सोशल एस्थेटिक्स। उसमें इन्होंने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को दिया है। तो जब हम इसका आंसर करेंगे उसमें आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है स्पेंसर के अधिसावयवी उद्विकास का सिद्धांत का वर्णन करें। यानी कि स्पेंसर ने जो भौतिक उद्विकास के सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों के बारे में आपको पूछा गया है। तो दूसरा जो क्वेश्चन था, जब हम स्पेंसर के उस क्वेश्चन को करेंगे उस समय ही जो है ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब हम दूसरा क्वेश्चन इसका करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है दुर्खिम के सामाजिक एकता सिद्धांत की चर्चा करें। दुर्खिम के सामाजिक एकता सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं, इस पर आपको जो है चर्चा करनी है। बेसिकली दुर्खिम ने जो सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है समाजशास्त्र के बारे में, और इसका जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है समाज के श्रम विभाजन। वहाँ पर इन्होंने सामाजिक एकता सिद्धांत के बारे में बताया है। इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि समाज में जो सामाजिक एकता है, बेसिकली सभी का अलग अलग समूह होता है समाज में, और जितने भी समूह होता है उन समूह का जो है कोई ना कोई अपना उद्देश्य होता है। उस समूह का जो है कोई ना कोई विचारधारा होता है। मान लो समाज में जो है जनजातीय समूह है, उनका जो विचारधारा है अन्य जाति का विचारधारा बदल जाएगा, लेकिन जो जनजातीय समूह है उसमें जितने भी व्यक्ति है बेसिकली उनका जो विचारधारा है उन सभी से मिलता जुलता होगा। जितने भी सामाजिक समूह है सबका एक विचारधारा नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस समाज में, जिस समूह में जो परिस्थितियां होती है उस परिस्थितियां से वहाँ के लोगों का विचारधारा बनता है।
जब हम लोग इसके आंसर को करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में आसान से आसान शब्दों में समझेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से तैयार है, जो बहुत जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और जो क्वेश्चंस तैयार नहीं है उसका भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सारे मेजर पेपर की तैयारी आपको करवाई जाएगी, चाहे मेजर 6 हो, मेजर 7 हो, मेजर 8 हो। बहुत जल्द सभी वीडियो आपको मिलने वाला है। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। पांचवा जो क्वेश्चन है, बेसिकली जब हम लोग जो है 4 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे उसी समय इस प्रश्न को भी कर लेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जो है सारा क्वेश्चन ना करना पड़े, बल्कि मैं आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 से 6 क्वेश्चन करवा दूं। और वही क्वेश्चन जब आप कर लोगे ना, तो एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे आप देखोगे कि सारा प्रश्न आपसे हो पा रहा है, आपके रेंज में सारा प्रश्न मिल पा रहा है। ऐसा कैसे होगा? चौथा जो दुर्खिम के बारे में था वही पांचवा भी है यहाँ, तो उन दोनों को लिंक करके हम लोग इसका आंसर देख लेंगे। तो ऐसे में आपको एक ही आंसर पढ़ना पड़ेगा और 2 क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोगों को देखना है। तो ये जो है 5वां नंबर क्वेश्चन, दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत की चर्चा करें। यानी दुर्खिम ने आत्महत्या का क्या सिद्धांत दिया था। आप लोग ये मत समझ लेना कि दुर्खिम ने जो आत्महत्या किया है उसकी कहानी है। बेसिकली उन्होंने आत्महत्या के बारे में सिद्धांत दिया है कि आत्महत्या क्या है, लोग क्यों आत्महत्या करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जब लोग मानसिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं तभी तो आत्महत्या करते हैं। यानी जब जो है मेंटली रूप से उनकी स्थिति खराब हो जाती है तभी तो लोग आत्महत्या करते हैं। और इन्होंने यह बताया है कि केवल मानसिक दुर्बलता इसका कारण नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से भी इसको बाधित करता है। कैसे? इन्होंने कहा है कि समाज में जो व्यक्ति की परिस्थितियां होती है वही परिस्थितियों के अनुकूल वह व्यक्ति बन जाता है। मान लो आप आज जो है आईएएस बनना चाहते हो, क्यों? क्योंकि परिस्थितियां जो है समाज की वो ये है कि यहाँ पर जो आईएएस बनता है उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उस पद को महत्व दिया जाता है, उस पद को पावर दिया जाता है। इन परिस्थितियों के कारण ही आज हम लोग आईएएस बनना चाहते हैं। सबका उद्देश्य होता है, सबका सपना होता है कि वो लाइफ में जो है आईएएस बने। क्यों ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो सामाजिक परिस्थितियां हमें उसकी ओर खींचता है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि आत्महत्या लोग तभी करते हैं जब उनकी सामाजिक परिस्थितियां वैसी बन जाती है जहां पर उसको जो है सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो हम लोग जब चौथा क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे में 5वां भी हम लोगों का कवर हो जाएगा। आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, 5 से 6 क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। और ऐसे में आप अगर इसमें 17 क्वेश्चन दिया होगा लगभग, तो 17 क्वेश्चन में आप अगर सारा क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए इसमें से हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा 7-8 क्वेश्चन उसको करके ही आपको एग्जाम में लिखना है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है मैक्स वेबर के सत्ता की अवधारणा की विवेचना करें। इसमें आपको पूछा गया है कि मैक्स वेबर की जो सत्ता का अवधारणा है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। बेसिकली मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री थे, एक दार्शनिक थे, जिन्होंने सत्ता का कुछ अवधारणा दिया है, सत्ता के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कि जो सत्ता होती है ना, सत्ता बेसिकली आर्थिक आधारों पर निश्चित होता है। सत्ता का मतलब है जो पावर होता है, जो पद होता है समाज में, वो आर्थिक आधारों पर तय होता है। जितने भी पद है भारत में, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, जितने भी पद है सब कहीं ना कहीं आर्थिक आधार से जुड़ा हुआ है। जब भी व्यक्ति इसमें जाता है तो क्या देखता है? इसमें पावर भी है, इसमें पैसा भी है। और जब पावर और पैसा देखता है तभी तो लोगों को अट्रैक्टिव कर पाता है ना। तो इन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि बेसिकली जो सत्ता है, जो पद है, जो प्रतिष्ठा समाज में है, वो आर्थिक आधार पर ही है। 7वां नंबर क्वेश्चन है मैक्स वेबर के दी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड दी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पर एक निबंध लिखें। मैक्स वेबर ने जो है जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था दी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड दी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है बेसिकली उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो जब हम मैक्स वेबर का छठा प्रश्न करेंगे ना, उसी में इसकी चर्चा कर देंगे। तो आपको ये 7वां क्वेश्चन अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8वां जो क्वेश्चन है वो है मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की विवेचना करें। यानी कार्ल मार्क्स जो थे, उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी का जो सिद्धांत दिया है, क्या सिद्धांत दिया है, बेसिकली आपको इसके बारे में पूछा गया है। भौतिकवादी का मतलब क्या है?
भौतिक मतलब जो वस्तुएं हम लोग छू पाते हैं, देख पाते हैं, उनको भौतिकवादी कहा गया। मार्क्स जो है इहलोक पर ज़्यादा महत्व देते हैं, परलोक के यानी ईश्वर को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, बल्कि यहाँ पर जो है वस्तु उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जब आप जो है 9 नंबर क्वेश्चन करोगे ना, तो आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा जब आप 9 क्वेश्चन करोगे। 9 क्या है? तो 9 नंबर क्वेश्चन है वो है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। अब 9 का कर लोगे तो यहीं से आपका 8 का क्वेश्चन भी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो वर्ग संघर्ष समाज में होता है इसलिए होता है क्योंकि समाज में जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं उनको ज़्यादा अधिकार मिलता है, विशेष अधिकार मिलता है, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में उसका दबदबा होता है। और जो निचले वर्ग के लोग होते हैं, जो मजदूर, जो गरीब, जो किसान होते हैं, उनको जो विशेष अधिकार समाज में नहीं मिलता। यही कारण है कि सभी क्षेत्रों में इसका दबदबा नहीं होता है। और जब ऊंचे वर्गों का दबदबा सभी क्षेत्रों में होता है तो ऐसे में ऊंचे वर्गों का जो है महत्व समाज में ज़्यादा होता है, और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनका समाज में महत्व उतना नहीं होता है। ऐसे में इनका कहना है कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर, जो किसान है, वह अमीरों के प्रति हिंसात्मक आंदोलन करें ताकि जो है अपने अधिकार को प्राप्त कर सके। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, पेरेटो के अभिजात वर्ग की अवधारणा की विवेचना करें। यानी पेरेटो द्वारा जो अभिजात वर्ग की अवधारणा दी गई है उसके बारे में आपको पूछा गया। अभिजात वर्ग क्या होता है? जो एलिट वर्ग होता है, एलिट यानी जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं। तो जो ऊंचे श्रेणी के जो लोग होते हैं उन्हीं को ही अभिजात वर्ग कहा गया है। जो एलिट लोग होते हैं, जिनको समाज में हमेशा से विशेष अधिकार मिला है, उसे ही अभिजात या एलिट वर्ग कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्री विचारों के विकास की विवेचना करें। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि भारतीय सामाजिक विचारधारा जो है उनके विकास कैसे हुआ। भारतीय समाज में जो सामाजिक विचारधारा का विकास हुआ दोस्तों, वो 4 चरणों में बांटकर समझा जा सकता है। जैसे कि पहला जो है वो है आदिम समाज। जब भारत में आदिम व्यवस्था था, यानी जब लोग जंगलों में रहते थे, उस समय जो है जो हमारी सामाजिक स्थिति थी, जो सामाजिक विचारधारा था कि उस समय जो मनुष्य थे वो बर्बर थे, असभ्य थे, यानी कुछ जानते ही नहीं थे, एक दूसरे को जो है हमेशा मारते पीटते रहते थे। क्यों मारते पीटते रहते थे? क्योंकि जो खाने की वस्तुएं होती थी जंगलों में, फल या कंदमूल, उनको जो है खाने के लिए एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। इसीलिए उस समय जो है मनुष्य कैसे थे? बर्बर और असभ्य थे। द्वितीय चरण जो था वो वैदिक कालीन था। उस समय मनुष्य का जो विचारधारा था थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था, थोड़ा चिंतन करने लगा था, सोचने लगा था। फिर जब मध्यकालीन सामाजिक विचारधारा की बात करते हैं तो मध्यकालीन सामाजिक विचारधारा में मनुष्य में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। लोग खेती बाड़ी करने लगे, सामाजिक रूप से समूह बनाकर रहने लगे। और फिर जब आधुनिक समाज आया तो इस समय जो हमारी सामाजिक विचारधारा है वो आदिम समय से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप करके ही जाना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कोजर के सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत की विवेचना करें। कोजर ने जो है सामाजिक संघर्ष के बारे में क्या सिद्धांत दिया है, बेसिकली आपको इसके बारे में पूछा गया। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप चाहे तो इसे कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक संघर्ष की मान्यताएं एवं इसके विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। सामाजिक संघर्ष जो हो रहा है वर्तमान समय हो या पहले की बात हो, प्राचीनतम काल में सामाजिक संघर्ष क्यों होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। बेसिकली सामाजिक संघर्ष के बारे में जो है सभी विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दिया है, अलग अलग सिद्धांत दिया है। तो जब हम इस प्रश्न को करेंगे तब उसके बारे में जानेंगे डिटेल से। बेसिकली आपको इतना ही जानना है कि सामाजिक जो संघर्ष है कहीं ना कहीं इसलिए संघर्ष हो रहा है क्योंकि जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जिनके पास जो है संपत्ति है, धन है, दौलत है, वो लोग जो है जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको दबा के रखना चाहता है। और जो निचले वर्ग के लोग हैं वो इतना ज़्यादा शोषित हुआ है कि वो चाहता है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, क्यों ना हमें हिंसात्मक विद्रोह करना पड़े, लेकिन हमारा जो अधिकार है हम लेके ही रहेंगे। तो इस प्रकार से सामाजिक संघर्ष देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, पूछे जाने की संभावना है। 14 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक क्रिया परिप्रेक्ष्य का अर्थ एवं दुर्खिम का सामाजिक क्रिया सिद्धांत की विवेचना करें। सामाजिक क्रिया परिप्रेक्ष्य क्या है, इसके अर्थ के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा दुर्खिम ने जो है जो सामाजिक सिद्धांत दिया है उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो पीछे जो क्वेश्चन था ना दुर्खिम के बारे में,
तो जब हम दुर्खिम के बारे में पढ़ेंगे तो उसका सामाजिक सिद्धांत भी हो जाएगा कंप्लीट। वैसे भी ये भी क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी चाहे आप तो इसे कर सकते हो। 15 नंबर क्वेश्चन से महात्मा गांधी के अहिंसा एवं सर्वोदय संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी आई, इसे आपको हर हालत में करके जाना है, क्योंकि महात्मा गांधी के अहिंसा नीति के बारे में आपको पूछ सकता है। महात्मा गांधी क्यों जाना जाता है पूरे विश्व भर में? अहिंसक विचारधारा के कारण ही जाना जाता है। महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि जब हम अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे तभी सत्य का जीत होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों की विवेचना करें। तो जब हम महात्मा गांधी जी के अहिंसा नीति को जानेंगे, विचारधारा को जानेंगे, उसी समय जो है महात्मा गांधी के सामाजिक विचारधारा भी करवा देंगे आपको साथ ही साथ। यानी कि आप एक आंसर करोगे, इससे आपका 2 क्वेश्चंस तैयार हो जाएगा। बेसिकली महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि ये जो एक राजनेता थे, राजनेता होने के साथ साथ जो है यह सामाजिक सुधारक भी थे। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम 15 वाले क्वेश्चंस करेंगे महात्मा गांधी के अहिंसा नीति, उसी समय ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन से सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय पर अम्बेडकर के विचारों की विवेचना करें। यानी बाबा साहब अम्बेडकर के जो सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत था, जो विचार था, इसके बारे में आप क्या समझते हो? बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को अधिक बल इसलिए दिया क्योंकि वह जब विद्यार्थी जीवन में थे, जब स्टूडेंट थे, उसी समय जो है उन्होंने अस्पृश्यता संबंधित कई भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो जब हम इसका आंसर करेंगे तो डिटेल्स में समझेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी का आंसर बहुत जल्द आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसी चैनल से आपको जो है सारे प्रश्न करवाए जाएंगे, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको अगर मेजर पेपर 7 सोशोलॉजी का सारा VVI क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।